हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपका 11th का एग्ज़ाम बढ़िया जा रहा होगा। ठीक है। और 12th में हम लोग जो पढ़े अभी तक डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका जितना भी एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वो भी ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है। ठीक है। और हम लोगों ने शुरू किया था क्लास में इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7.1 हम लोग पूरा कर चुके थे और 7.2 भी लगभग आधा ख़त्म हो गया था। ठीक है। लेकिन आज चूँकि ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हम चाहते हैं कि एक बार शुरू से पढ़ा दें, ताकि कुछ बच्चों का जिनका छूट गया होगा या कुछ लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है तो वो शुरू से क्लास देखिए, समझिए और एकदम बिलीव कीजिए कि ये चैप्टर काफ़ी आसान है। इंटीग्रेशन के नाम से क्या है कि लोगों में या स्टूडेंट्स में एक तरह का भय का माहौल है कि काफ़ी टफ है, काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, अगर उसका बेसिक आइडिया है, फार्मूला को पता है, तो ये भी आपको समझने में और बनाने में काफ़ी इजी फील होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप दो टाइप का पढ़िएगा, इनडेफिनिट और डेफिनिट। तो पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो पहले आप समझिए इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन वर्ड का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है एकीकरण करना। ठीक है। छोटे छोटे चीज़ को मिला करके कोई बड़ा सा चीज़ बना देना, उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस, इज एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इस बात को हम लिख देते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इस बात में ही आपको बहुत कुछ छिपा हुआ है। इंटीग्रेशन को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो इस लाइन में छुपा हुआ है। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस। इन्वर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है? उल्टा प्रक्रिया है। डिफरेंशिएट करना मतलब विभाजित कर देना, छोटे छोटे भाग में बांट देना, और इंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे चीज़ को मिला करके कोई बड़ा सा चीज़ बना देना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर जो मैथमेटिकली हम लोग इसको समझेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या, व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन का अगर डेफिनेशन लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है या एक मैथमेटिकल प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन, ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका कि डेरिवेटिव जो है आपको पता है या नोन है। नोन या गिवन, आप दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन। इंटीग्रेशन एक फंक्शन को प्राप्त करने का एक तरीका है जिसका कि डेरिवेटिव आपको मालूम है या दिया हुआ है। कुछ को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। एग्जाम्पल भी देंगे। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एक फंक्शन को प्राप्त करने का तरीका है या निकालने का तरीका है जिसका कि डेरिवेटिव आपको पहले से पता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात में ही छुपा हुआ है पूरा इंटीग्रेशन का जो जो भी समरी है, जो सारांश है, इसी लाइन में छुपा हुआ है। जैसे मान लेते हैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है। आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जैसे साइन एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, या मान लीजिए साइन एक्स में एक कांस्टेंट जोड़ दिए, कोई भी कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लेते हैं, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट का बात नहीं कर रहे हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी लिए, है ना। सी को क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी इसको कांस्टेंट मान लिया गया है। तो जिसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस एक्स मिलेगा। ये बात तो पता है। और सी का जीरो हो गया, है ना, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद, हमको क्या मिला? कॉस एक्स मिला। तो यहाँ जो कॉस एक्स मिला या कॉस एक्स, ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा डेरिवेटिव। ठीक है ना। इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हमको मिला कॉस एक्स।
तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो चीज़ मिलता है, जो फंक्शन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। अब मान लेते हैं कि हमको ये नहीं पता है, इसको हम काट दिए, ठीक है, इसको हम हटा दिए। अभी आपको क्या है कि डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया है, आपको ये चीज़ निकालना है। तो ये जो निकालेंगे इसी प्रोसेस का नाम इंटीग्रेशन है। यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव cos x होगा, ये कैसे निकलेगा, है ना, ये कैसे निकलेगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। यानी कि डेरिवेटिव दिया रहेगा। पहले क्या था? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, 3x² + 2x + 1 बाई dx। अगर आपसे पूछेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, इसको क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका पावर आगे जाएगा 6x, और x का 1 होता है डिफ्रेंशिएट करने पर, तो यहाँ मिलेगा 2। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो हमको मिला और 1 का 0 हो गया, ठीक है, ये जो मिला ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है? ये इसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव अगर दिया रहेगा और आपको ये वाला फंक्शन निकालना रहेगा, तो उसी को निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन या नोन। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका कि डेरिवेटिव दिया रहेगा, वो फंक्शन निकालने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रक्रिया है। पहले हम लोग इधर से इधर जा रहे थे, अब हम लोग इधर से इधर जाएंगे। तो सिंपल है। तो बात समझने में बहुत सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है। अगर आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है और डेरिवेटिव से अगर आपको ये फंक्शन निकालना है, तो ये इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। इसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसको सीखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो है, मतलब सही मायने में पूछा जाए तो एक टफ चैप्टर है, लेकिन टफ किसके लिए है? टफ उसके लिए है जिसको समझ में नहीं आता है। जिसको समझ में आता है, जिसको प्रैक्टिस करना आता है, उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये वाला अगर डेरिवेटिव कहलाता है, अगर ये डेरिवेटिव है इसका, तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा नहीं, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। तो ये जो टर्म लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। इधर से इधर जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव, और इधर से उधर निकालना है, इसको निकालना है, ये कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव। अब एंटी डेरिवेटिव को एक नया नाम हम दे देते हैं, या एक नया नाम इसको दिया गया है, ठीक है। नया तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन आपके लिए नया है, ठीक है। इंटीग्रल। तो एंटी डेरिवेटिव बोलिए चाहे इंटीग्रल बोलिए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव दिया रहेगा और आपको एंटी डेरिवेटिव निकालने बोलेगा, तो उसी प्रोसेस का नाम क्या है? इंटीग्रेशन है। और एंटी डेरिवेटिव का दूसरा वर्ड क्या है? इंटीग्रल, ठीक है। तो दोनों में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, या एक और वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए, हालांकि बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोलिए, इंटीग्रल बोलिए, चाहे एंटी डेरिवेटिव बोलिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट क्यों है? इंडेफिनिट वर्ड क्यों लिखा हुआ है, क्या कारण है? तो इंडेफिनिट इसलिए है कि जैसे यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर सी के जगह हम यहाँ 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम सी के जगह 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने में 0 होता है ना। तो यहाँ कोई भी कांस्टेंट आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, दोनों बात है। अगर कांस्टेंट नहीं भी रहेगा तो भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? cos x, और कांस्टेंट रहेगा तो भी cos x। तो यहाँ पर कांस्टेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो कुछ निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ सी के जगह 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कांस्टेंट यहाँ रह सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, तो ये डेफिनिट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट। ये हुआ कुछ बेसिक बात। अब है कि इंटीग्रेशन करते कैसे भाई? इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है? क्या इंटीग्रेशन बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, क्या है? तो बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आसान बना देते हैं कि आप मुश्किल बना देते हैं। अगर आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए आसान है। अब कोई सीखना ही नहीं चाह रहा है, समझना ही नहीं चाह रहा है, प्रैक्टिस करना ही नहीं चाह रहा है, उसके लिए टफ हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आसान या टफ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है वो आदमी कैसा है। कुछ बच्चों के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि वो उस चीज़ को इंटरेस्ट से समझते हैं, टाइम देते हैं, डेली 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए आसान है। और जिसको आधा घंटा भी फुर्सत नहीं है समझने का, उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं, ये तो खैर कुछ बेसिक बात हो गया। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का जो कुछ तरीका है, जो फॉर्मूला है, जो कुछ रूल्स है, उसको सीखना पड़ेगा। हम अभी कोई फॉर्मूला लिखवाने नहीं जा रहे हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके केसी सिन्हा के बुक को खोलिए, शुरू में ही आपको मिल जाएगा। केसी सिन्हा का सेकंड वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए, या मान लीजिए केसी सिन्हा नहीं है तो दूसरा बुक होगा आपके पास कोई ना कोई, ठीक है। तो आप देखिए स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। और जो लोग हमारे क्लास में क्लास करते हैं उनको तो फॉर्मूला का हम चार्ट ही दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला हम नहीं लिखवाने वाले हैं, हालांकि जहाँ जरूरत होगा आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूला का सवाल हिलेगा भी नहीं, है ना, बिना फॉर्मूला का आप सवाल नहीं बना पाइएगा। फॉर्मूला चाहिए, कुछ नियम पता होना चाहिए, है ना, कुछ बेसिक नियम है जो हर जगह हर बार इस्तेमाल होगा, तो वो नियम पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, तो उसके अलावा कुछ बहुत सारा टेक्निक्स होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत सारा टेक्निक होता है, वो पता होना चाहिए। वो सब हम बताएंगे सारा, ठीक है। लेकिन पहले आप समझिए क्या क्या ऐसा पता होना चाहिए जिससे कि इंटीग्रेशन आपसे बनना शुरू हो जाए। तो उसको आप देखिए, उसको आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला तो आप किताब से भी नोट कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। पहला चीज़ चाहिए, कुछ बेसिक फार्मूला है ना, लगभग 20-22 फार्मूला है। वो फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, कंठस्थ। नहीं याद है तो शुरुआत में देख देख करके बनाना है, वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का जरूरत नहीं है, वो खुद ही याद हो जाएगा। बेसिक फार्मूला। दूसरा और क्या चाहिए, कुछ रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स, बेसिक या फंडामेंटल। अब बेसिक रूल्स किसको बोलते हैं, जो हमेशा इस्तेमाल होगा। आप कोई भी सवाल बनाइए उसका इस्तेमाल यहाँ होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं बेसिक रूल, हर जगह वो लगेगा, ठीक है, बिना उसके सवाल बनेगा नहीं। अच्छा, ये बेसिक रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। लगभग 20 फार्मूला है, 20-22 फार्मूला अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है, वो भी हम बाद में बताएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक रूल्स है ना, 4-5 बेसिक रूल्स है, वो पता होना चाहिए, वो भी बताएंगे, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से बनता है, तो कौन कौन तरीका है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। हालांकि तरीका क्या है वो अभी नहीं बता रहे हैं, तरीका का बस नाम बता रहे हैं। एक तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कर देना, बदल देना। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इंटीग्रेशन का बहुत सारा सवाल ऐसा होगा जो किसी एक फॉर्म में दिया रहेगा, लेकिन उस फॉर्म में वो बनेगा नहीं, आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड सेकंड जो सबसे मोस्ट पॉपुलर तरीका है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी कुछ मान करके बनाएंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स में और उसको बदल देंगे जेड में, चाहे यू में चाहे भी में। तो जब कुछ मान के बनाएंगे तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, हिंदी बोलते हैं प्रतिस्थापित करना, है ना, कुछ मान के बनाना। क्वेश्चन दिया है किसी और चीज में, उसको कन्वर्ट कर दिए किसी और फॉर्म में, ठीक है। जेड मान के बनाए, यू मान के बनाए, टी मान के बनाए, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। ये दोनों मेथड सीखिएगा। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल जो है ना, सही मायने में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, जबकि आपको केसी सिन्हा में ये एक अलग पूरा चैप्टर है ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम बताएंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए इसको, ठीक है। इसके बाद जो है एक रूल है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हिंदी बोलते हैं खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन, ठीक है। तो बाय पार्ट्स है ये, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चौथा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन
तो ये सब इंटीग्रेशन को करने का तरीका है ना। अलग अलग टाइप का सवाल अलग अलग तरीके से बनता है, एक ही तरीका से सारा सवाल नहीं बनेगा। अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चैप्टर है, सब में अलग अलग नियम है। जैसे सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें बहुत सारा नियम है, ये खाली आपको बताए कि हाँ एक उसका टॉपिक है, ये उसके अंदर भी बहुत सारा रूल आएगा आपको, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेगा, कहाँ पर किसको क्या मानना है, उसको बनाने का क्या रूल्स है, तो वो सारा डिटेल में बताएंगे। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अगर इतना सारा बात ठीक से पता है और उसका प्रैक्टिस है तो सवाल बनेगा। मोटा मोटी पता होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक से पता होना चाहिए और ठीक से प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस बनेगा। अभी जो हम 7.1 पढ़ाए और जब हम 7.2 में क्लास में इंटर किए तो बहुत लोगों का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि किसको क्या मानेंगे। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बात को, ठीक है। आप अगर ध्यान नहीं लगाइएगा, माथापच्ची नहीं कीजिएगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। आप सोचिएगा सवाल ऐसे देखें और हमसे बन जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इतना ईजी रहता है। दुनिया में बहुत लोग हाईली क्वालिफाइड रहता है। अगर सवाल को बनाना है, सवाल बनना चाहिए, तो उसके लिए आपको माथापच्ची करना पड़ेगा, सवाल के साथ फाइट करना पड़ेगा। ऐसे करके नहीं कि सवाल देखे और खटाखट बनते चला जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सोच ही गलत है। चलिए, तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, कुछ बेसिक फार्मूला है, कुछ बेसिक रूल्स है और ये सब उसका अलग अलग टेक्निक है। तो ये सब चीज़ आपको पता रहेगा तब आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। तो हम बेसिक फार्मूला पर अभी नहीं जा रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि आपके पास बुक होगा, बुक से फार्मूला आप लिख सकते हैं। हाँ, फार्मूला हम समझा देते हैं कुछ जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। देखिए, जहाँ तक फार्मूला का बात है, जहाँ तक फार्मूला का बात है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगर आप जानते हैं तो जस्ट आप उसका उल्टा कर दीजिए। हम इसीलिए भी फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं कि इतना सा काम आप खुद से भी कर सकते हैं। एक आपको हम एग्जांपल देकर समझाते हैं, जैसे मान के चलिए, हाँ, इंटीग्रेशन का सिंबल वगैरह आपको समझा रहे हैं, देखिए कैसे करना कैसे है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, पहले इस बात को समझिए, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, एक फंक्शन है f(x), इसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है और इस फंक्शन को इंटीग्रेट हम कर रहे हैं। तो अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको एक नया फंक्शन कुछ मिलेगा। तो ये जो फंक्शन मिलेगा और इसमें कांस्टेंट c लगाना है, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन मिला और जिसको इंटीग्रेट किए उसको क्या बोलते हैं, कुछ नाम है उसका। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, याद है, क्लास में बताए थे, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। और इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। और सी क्या है, सी है कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। सी कहलाएगा कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना, स्वैच्छिक नियतांक बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोलिए, बोलिएगा तो याद होगा, ठीक है। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। इंटीग्रेट करने के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। और सी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ठीक से समझते हैं। ये एंटी डेरिवेटिव हो गया और ये जो फंक्शन है ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा आप ऐसे समझिए, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स। इसी बात को अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है, इसी बात को अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये डी एक्स यहाँ चला गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये तो याद होगा, याद है कि नहीं याद है, याद है। तो टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसी बात को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला डी एक्स इधर आ जाता है
और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, उसकी वजह से डी कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का दुश्मन है, ठीक है, काट देगा उसको, कैंसिल कर देगा। यहाँ हो गया 10x। अब आप बताइए कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? अगर आपको सीधा याद है तो खाली उल्टा कर देना है, इधर से इधर याद है तो इधर से इधर खाली उल्टा करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉटेक्स है। कॉटेक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है? अगर हम कॉटेक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये है कि नहीं? एक मिनट, कैमरा सही काम कर रहा है? चलिए, कुछ तो काम कर रहा है, ठीक है। कॉटेक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी बात को अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला माइनस जो दिख रहा है ये माइनस यहाँ चला जाएगा, इसको लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस यहाँ चला गया तो क्या हो गया? माइनस कॉटेक्स। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला याद रखना बड़ा आसान है। अगर आपको सीधा याद है तो उल्टा कर दीजिए आप, और जहाँ माइनस दिखेगा उस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देना है, इतना सा बात है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है? याद है? इसको डिफ्रेंशिएट करने पर होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। अब इसी बात को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स बराबर कितना? सेक एक्स। इसीलिए हम फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। इतना सा काम आप खुद से कर सकते हैं, बुक खोलिए, है ना, और खाली उल्टा कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन का सारा फॉर्मूला आपको याद होगा, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, आपको ये निकल जाएगा। तो इतना सा बात हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ खास इसमें ऐसा खतरनाक वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ फार्मूला का बात। तो फार्मूला का काम आप खुद से कर लीजिए, है ना। 20-22 फार्मूला है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा फार्मूला है नहीं, ठीक है। तो उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जिस कॉपी में आप मैथ बनाते हैं उसमें फार्मूला लिखिए, बिना फार्मूला का सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो फार्मूला हम मान के चलते हैं कि आप कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए कुछ रूल्स है, ठीक है। रूल्स भी आपको समझाते हैं। अच्छा, पहले एक चीज़ बता रहे हैं, जो सबसे पहला इसका जो फार्मूला है उसको आप समझिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फार्मूला है जो आपको मिलेगा, हर बुक के शुरुआत में मिल जाएगा, x पर पावर n इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है? x पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये फार्मूला है। अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे हो गया भाई, ठीक है, कैसे हो गया? क्या, एकदम सिंपल बात है। इसका इंटीग्रेशन इतना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना मिलना चाहिए, यही इसका पहचान है, ठीक है। समझ रहे बात? इसको इंटीग्रेट करने पर इतना होता है तो इसका सीधा मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आना चाहिए। अब आप पूछिएगा कैसे कैसे आएगा ये, तो करके दिखाते हैं। मान लेते हैं कि इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा ये? तो याद कीजिए कि डिफरेंशिएट करते समय हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं। तो इस पूरे में कांस्टेंट क्या दिख रहा है? ये नीचे वाला कांस्टेंट है, तो इसको पहले बाहर कीजिए, है ना। अगर कोई कांस्टेंट इनटू में है या भाग में है तो पहले उसको बाहर करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कांस्टेंट को पहले बाहर कर दिए, 1/n + 1 बाहर चला गया। अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब कुछ लोग इसमें दिमाग लगा होगा u/v लगा देंगे, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट जब रहता है ना तो उसमें u/v और u/v नहीं लगता है। कांस्टेंट को सीधा बाहर करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट बाहर चला गया। अब इस पर पावर कितना है? n + 1। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? पावर आगे जाएगा, इसका पावर आगे गया और पावर में एक घट जाएगा, पावर में एक घटा दीजिए, n + 1 में एक गया तो n बचा। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x पर पावर n आ गया इतना। तो ये पकड़ने का तरीका है कि इसको इंटीग्रेट करने पर अगर इतना आ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आना चाहिए। इसलिए पहला लाइन क्या लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रक्रिया है। तो सीधा सही है तो उल्टा भी सही होना चाहिए।
ये बात क्लियर हुआ। अब इस फॉर्मूला का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आपसे सिंपली पूछें कि अगर x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा विद्यार्थी तो ये भी नहीं बना पाता है, गजब वाला बात है। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो बहुत लोग गलत बना के आ जाता है। उसका दिमागी काम नहीं करता है कि n के जगह यहाँ 1 दिया हुआ है, पावर जो दिख रहा है तो पावर के जगह 1 है। ठीक है, तो ये n के जगह 1 है तो n के जगह यहाँ 1 डाल देंगे, तो 1 + 1 है ना, पावर कितना है 1 है ना, तो 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ, और जितना पावर बनेगा, जितना पावर होगा उतना से भाग देना है। यहाँ n+1 दिख रहा है तो नीचे भी n+1, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। और चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो अपने मन से एक लास्ट में सी लगा देना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सी कहाँ से आ गया, बस सी आपको लगा देना है, हो गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा, मान लेते हैं x² है, अगर x² है और हमको इसको इंटीग्रेट करना है तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। x² को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला आपके सामने है, तो पावर में एक जोड़ते हैं, पावर में एक जोड़िए तो 2 में एक जोड़िए तो 3, और जितना पावर उतना से भाग दे देंगे और एक सी लगा देंगे, हो गया आंसर। अच्छा, इसी में मान लेते हैं कांस्टेंट रहता, तो अगर इसी में कांस्टेंट रहता, जैसे यहाँ 3 से गुना रहता, तब क्या करते हैं, अगर यहाँ 3 से गुना रहता तो हम क्या करते, इस 3 को बाहर कर देते। इंटीग्रेशन में अभी रूल हम लिखवा देंगे, ठीक है, रूल हम बता देंगे, जब भी किसी कांस्टेंट से किसी फंक्शन में गुना रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, तो पहले हम उसको बाहर कर देंगे। तो पहला काम करेंगे, 3 को बाहर कर दिए, और x² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा x³/3, इसका x³/3 आ गया, और प्लस एक कांस्टेंट, ये 3 कट गया, आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सा बात है ये, तो उतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, खाली बस चीज़ों को ठीक से समझिए आप। अच्छा, इसके बाद कुछ रूल्स आपको बता रहे हैं, उस रूल्स को नोट कर लीजिए। रूल्स हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है ना, सवाल कैसे बनेगा पहला चैप्टर का, हालांकि हम क्लास में बता चुके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो फिर से बता देते हैं, कुछ लोग का छूट गया होगा, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका कुछ बेसिक रूल्स है, कुछ बेसिक रूल्स आपको हम बता रहे हैं, आप समझिए ध्यान से, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा समझने का, ऐसा नहीं कि खाली लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल है। बेसिक रूल का मतलब हमेशा इस्तेमाल होगा हर जगह, कोई भी सवाल बनाइएगा इसके बिना नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है, तो बेसिक रूल वही है जो आप जानते हैं या जिसका आपको अनुमान है। पहला लिखिए कि अगर कोई कांस्टेंट है, किसी फंक्शन के साथ गुना में है चाहे भाग में है, ठीक है, उसको बाहर कर देंगे, गुना में रहे चाहे भाग में रहे, पहला काम उसको बाहर कीजिए, k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर है ना। डिफ्रेंशिएशन में भी ये नियम था कि पहले कांस्टेंट को बाहर करना है, तो कांस्टेंट बाहर चला गया। अब ये कांस्टेंट गुना में भी रह सकता है, बटा में भी रह सकता है, वो अलग बात। ठीक है, जब भी गुना या भाग में रहेगा तो पहले उसको हम बाहर करेंगे। जैसे यहाँ के गुना में है, ये के बटा में भी आ सकता है, तो बटा में भी रहेगा तो भी बाहर कर देंगे। ठीक है, दूसरा है कि दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस है, दो फंक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस है तो हम उसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे या कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों पर इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा, fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू डी एक्स। तो दो फंक्शन के बीच में अगर प्लस रहे या माइनस रहे तो दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जो सिंबल बीच में रहेगा वही यहाँ लगा देना है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। तो ये बेसिक रूल है, ये एकदम सिंपल सा नियम है। जो चीज़ सिंपल होता है वही होता है बेसिक। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो बेसिक नहीं हो पाएगा। अच्छा, तीसरा नियम लिखिए कि उस नियम को आप नोट कर लीजिए, इफ a इंटू एक्स प्लस बी, if a into x plus b occurs in place of x in the integrand, इसका मतलब आपको समझा देंगे एग्जाम्पल दे करके, चिंता नहीं करना है। ठीक है, इन द इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड किसको बोलते हैं, जिसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। देन इंटीग्रल हैज टू बी
इंटीग्रल हैज टू बी डिवाइडेड बाय ए। ए यहाँ पर क्या है? ए एक्स का गुणांक है, कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ए को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। अगर किसी इंटीग्रेशन में जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, है ना। यानी इंटीग्रेशन में अगर x के जगह पर ax प्लस बी आ गया, आप कोई सवाल बना रहे हैं इंटीग्रेशन का और x के जगह पर अगर ax प्लस बी दिख रहा है तो जो भी इसका इंटीग्रल निकलेगा उसमें आपको a से भाग देना है। a यहाँ पर क्या है? x का गुणांक है, x के गुणांक से भाग लगता है। एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। एक कांस्टेंट c लगा दिए। मान लेते हैं यहाँ x नहीं है, ठीक है। x नहीं है, x के जगह पर कुछ और आ गया, इस तरह से आ गया 2x प्लस 3 आ गया, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? अब नियम को पढ़िए। x के जगह पर क्या आ गया? 2x प्लस 3, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 2x प्लस 3। साइन 2x प्लस 3 हो गया। x का कोएफिशिएंट कितना है? गुणांक कितना है? 2। तो यहाँ पर पूरे इंटीग्रल में 2 से भाग लग जाएगा और एक c लगाइएगा लास्ट में, ठीक है। तो यही इस रूल में लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन है और x के जगह पर ax प्लस बी वाला कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया जो कि ध्यान दीजिए कि लीनियर है ना, क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघात नहीं है, रैखिक है। रैखिक मतलब x पर पावर 1 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम उसमें क्या करेंगे? जैसे कि cos x को इंटीग्रेट करने पर होता है sin x, तो इसका हो जाएगा sin 2x प्लस 3, लेकिन x के गुणांक से भाग लगेगा 2 से और एक कांस्टेंट। अब आपके मन में ये बात आ सकता है कि भाग क्यों लगेगा? तो सिंपल सा बात है कि अगर इसका इंटीग्रल ये है, इसका इंटीग्रल अगर ये है तो इसको डिफरेंशिएट करने पर इतना आना चाहिए। तो आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, है ना। इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा इतना आ जाएगा, करके देख लीजिए, है ना। कांस्टेंट को पहले बाहर कीजिए, 1/2 बाहर जाएगा और इसमें ऊपर वाले में लग जाएगा चेन रूल। चेन रूल पढ़े हैं ना? चेन रूल मतलब ये किसका फंक्शन है? 2x प्लस 3 का, तो इसका हो जाएगा cos 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 का 2, वो 2 और ये 2 कट जाएगा तो इतना बचेगा। तो यही कारण है कि 2 से भाग लगता है। अगर हम यहाँ 2 से भाग नहीं देंगे तो इधर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से सही होना चाहिए। अगर इसका इंटीग्रेशन इतना है तो इसको डिफरेंशिएट करने पर भी इतना आना चाहिए। उतना छोड़िए, आप सीधा याद रखिए x के गुणांक से भाग लगता है। x का गुणांक 2 है, 2 से भाग देना जरूरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे e पर पावर x। e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पर पावर x होता है, सेम रहता है। अगर मान लेते हैं e पर पावर x नहीं है, यहाँ मान लेते हैं 4x माइनस 3 आ गया, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका सेम रह जाएगा जितना है ये, e पर पावर 4x माइनस 3 और x का गुणांक कितना है? 4, 4 से भाग लग जाएगा और एक c कांस्टेंट लगा देंगे, आ गया आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है जिसको आप याद रखिएगा, इसका यूज होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं बताए, है ना, कुछ रूल्स समझाए, इंटीग्रेशन का कुछ आइडिया आपको लगा होगा। अब अगले क्लास में आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन का सवाल कैसे बनता है ना। पहले हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस अगर आपसे बनने लगेगा ना तो बाद वाला भी आपसे बनेगा, वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि पहला ही क्लास में आप पीएचडी कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में आपको प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओके।